दोस्तों प्रेज द लॉर्ड, मेरा नाम है आशीष मान। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ईरान के ऊपर काफ़ी जियोपॉलिटिकल चीज़ें डिस्कस करी थी विद द पर्सपेक्टिव ऑफ बाइबल के विषय से, बाइबल के दृष्टिकोण से, बाइबल ईरान के विषय में क्या कहती है और अंत में क्या होने वाला है और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी। और मैंने आपको ये बताया था कि जो इलाम यानी कि जो टेरिटरी आज मॉडर्न डे बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ पर बना हुआ है पर्सियन गल्फ के पास, वो है। और उसका जो धनुष है यानी जो उसकी स्ट्रेंथ है वो उसका पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। और बाइबल ये बताती है कि एंड टाइम में वो कभी भी जो है परमेश्वर उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। जब मैं कह रहा हूँ परमेश्वर डिस्ट्रॉय कर सकता है तो उसका मतलब है कि कोई भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हो सकती है जब वो तबाह हो सकता है। अब दोस्तों बात ये है कि अगर हम वर्सेस 38 को पढ़ेंगे, यिर्मयाह 49 वर्सेस 38 को, तो यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि और मैं इलाम में अपना सिंहासन रखकर उनके राजा और हाकिमों को नाश करूंगा, यहोवा की ये वाणी। परमेश्वर ने क्लियरली बोला है कि वहाँ के जो राजा और हाकिम हैं वो उनको नाश करेगा। और वर्स 39 में लिखा है, परंतु यहोवा की ये वाणी है कि अंत के दिनों में मैं इलाम को बंधुआई से लौटा ले आऊँगा। अब दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश की थी कि जो ईरान है, मॉडर्न डे ईरान, अगर आप इसको देखेंगे तो ये वन ऑफ द फास्टेस्ट, यहाँ पर क्रिश्चियंस की जो संख्या है बहुत तेज़ी से, एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस की संख्या जो है वो बढ़ रही है। यहाँ पर ऐसे लोग आपको देखेंगे कि आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर लोग विजन्स देख रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो सपने देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह उनसे बात कर रहा है। तो वहाँ पर ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि वहाँ पर जो ईरानियन रजीम है उसने, क्योंकि आपको पता है शरिया लॉ लगी हुई है, तो वो ये सब एक्टिविटीज़ को, चर्च एक्टिविटीज़ को इनकरेज नहीं करते। इसलिए लाखों से की तादाद में अंडरग्राउंड चर्चेज हैं, लेकिन अंडरग्राउंड है, वो सामने नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि क्या रिलीजियस रीजन्स हो सकते हैं जहाँ पर उनको दिक्कत हो। तो अंडरग्राउंड वे में काम चल रहा है और ये जो पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि ईरानियन जो रजीम है वो जो है वो वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। तो लोगों में आक्रोश है, लोग कह रहे हैं कि भाई हमें इनसे जो है ये जो इस्लामिक रजीम है इससे हमें नजात दिलाओ, हमें नहीं इस रजीम के साथ में रहना, हमारा जो शाह है रज़ा उसको वापस लेके आओ। तो वो दोस्तों नहीं रहना चाहते हैं, वो परेशान हो गए। जो रियाल है 10 सालों में 97% वो टूट चुकी है उसकी करेंसी। दिन प्रतिदिन वहाँ पर हालात ये है कि वो भुखमरी के कगार पर पहुँच गए। इनफैक्ट जो अगर मैं क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से कहूँ तो वहाँ की जो इवेंजेलिकल पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो भी ये चाहती है कि भाई हमें इस ऑप्रेसिव रजीम से जो है वो मुक्ति मिले। सब परेशान हो गए, त्रस्त हो गए। और वहाँ पर जब मैंने आपको ये चीज़ बताई पिछले वीडियो में कि जब ये डिस्ट्रक्शन होगा, और आप देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बन रही है, अभी 2-3 साल पहले तक ईरान इतना न्यूज़ में नहीं था, लेकिन पिछले साल से आप देखिए जो ईरान है वो काफ़ी न्यूज़ में आना शुरू हो गया। और अब वहाँ पर तख्ता पलट करने की भी कोशिश हो रही है। वो होगा नहीं होगा वो मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा काम प्रेडिक्शन करना नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन हिस्टोरिकली ये सब चीज़ें कभी हुई नहीं थी, इसीलिए हम इसे एंड टाइम प्रोफेसी कहते हैं। कभी आज तक हुआ ही नहीं है, अभी भी नहीं हुआ कि जो ईरान के लोग हैं, पर्सिया के लोग हैं, वो कभी ऐसी कोई विपत्ति आई हो कि वो एंड टाइम में मतलब अंत समय में वो पूरी दुनिया में तितर बितर हो। कभी ऐसा हुआ नहीं है, पहली बार ऐसी सिचुएशन बन रही है दोस्तों जहाँ पर ऐसा होते हुए हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर जो है वो कह रहे हैं कि वर्स 38 में कि और मैं इलाम में अपना सिंहासन रखकर उनके राजा और हाकिमों को नाश करूँगा। मतलब गॉड इज़ टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप ऑफ ईरान। अब दोस्तों बहुत से लोग वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पे, उनका कहना है कि ये रिजीम चेंज हो जाएगी और रातों रात जो है वो वहाँ के जो लीडर्स हैं, सुप्रीम लीडर्स हैं, जो भी है, वो रातों रात भाग जाएंगे। मे बी दैट इज़ पॉसिबल एंड मे बी नॉट। अगर आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि मैं फॉलोबल इंसान हूँ, मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, मैं करना भी नहीं चाहता, लेकिन मेरी जितनी सोच है, मुझे जितनी जियोपॉलिटिकल नॉलेज है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये रिजीम यहाँ पर अभी रहेगी। और ये तब तक रहेगी जब तक परमेश्वर जो है अपने वचन 38 के, यिर्मयाह 49:38 के हिसाब से, जब तक इनको जो है वो नाश न करे। अब ये भी हो सकता है कि कोई दूसरी रिजीम भी आ जाए और वो भी ऐसी ऑप्रेसिव हो, कुछ भी हो। लेकिन दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि कुछ तो ऐसा होगा ईरान में, डिस्ट्रक्शन न्यूक्लियर फैसिलिटी का या कुछ भी, जिससे वहाँ के लोगों को भागने का या वहाँ से निकलने का, देश छोड़ने का जो है वो एक मौका मिले। और दूसरी चीज़, जो भी वहाँ पर रजीम रहेगी, हो सकता है इस्लामिक रजीम हो सकता है कोई दूसरी है वो भी वैसी ऑप्रेसिव हो,
हम ये नहीं कह सकते कि हाँ बाइबल के हिसाब से यही इस्लामिक रिजीम है, यही होगी एंड टाइम में जिसे परमेश्वर नाश करेगा। हो सकता है कोई और दूसरी रिजीम आ जाए, कम्युनिस्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें नहीं पता। हम बाइबल को की दृष्टि से जियोपॉलिटिकल चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, ना कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से बाइबल को देखने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ द अदर वे राउंड, दैट इज़ फॉल्स। तो ये मेरा नज़रिया नहीं है और ना मैं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि एंड टाइम तक ये रिजीम, जब तक परमेश्वर इस गवर्नमेंट को नाश ना कर देगा, क्योंकि नाश करने का जो रीज़न है वो सिंपल है। नाश करने का रीज़न है दे आर टचिंग द एप्पल ऑफ गॉड्स आई, परमेश्वर की आँख की पुतली को छू रहे हैं। इज़राइल के विषय में लिखा हुआ कि जो कोई तुझे छूता है वो मुझे छूता है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जजमेंट है वो भी होना बाकी है, और जब ये तितर बितर होगा, जब ये कियोस फैलेगा, और अब आप देख सकते हैं बाइबल के लेंस से कि जो बाइबल कियोस की बात कर रही है, एक्चुअली में ये कियोस जो है, ये उखापोह की स्थिति वहाँ पर होना शुरू हो गई है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 1979 से पहले जो है ईरान और इज़राइल बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वो था, कोई नहीं कह सकता था कि उस टाइम पे ईरान जो है इज़राइल का दुश्मन हो जाएगा। लेकिन जो भी बाइबल पढ़ने वाले इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे उनको पता था कि क्या होने वाला है। 1948 से पहले जो बाइबल सीरियसली पढ़ते थे, लिटरली पढ़ते थे, उन्हें पता था कि इज़राइल कभी भी एंड टाइम में नेशन में आ सकता है, क्योंकि इज़ेकिएल 38 के हिसाब से जो गॉग एंड मैगोग अटैक कर रहा है वो इज़राइल के ऊपर कर रहा है। तब तो 1948 से पहले तो इज़राइल था ही नहीं। तो इसका मतलब है कि बाइबल स्कॉलर्स ने ये कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि एंड टाइम में बाइबल इज़राइल के विषय में बात करती है, तो इज़राइल को वापस आना ही पड़ेगा 2000 सालों में के बाद, कभी भी आ सकता है, और यही 1948 में हमको देखने को मिला। और मेरा ऐसा ये मानना है, क्योंकि एंड टाइम प्रोफेसी में परमेश्वर के द्वारा ये सब बातें कही गई थी, परमेश्वर के वचन में ये चीज़ें पूरी हो रही हैं। 2 साल पहले तक कभी भी ईरान का इज़राइल से इतना डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ था वॉर पे, लेकिन अब जो है दोनों के बीच में डायरेक्ट वॉर की सिचुएशन आती जा रही है। तो दोस्तों जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वहीं जा रही है जहाँ पर बाइबल ने प्रेडिक्ट किया था, जहाँ पर बाइबल ने कहा था कि होंगी चीज़ें, और वो हुई दोस्तों। और जहाँ पर जैसा वो कहता है कि मैं अपना सिंहासन रखूँगा, दैट मीन्स गॉड इज सेइंग कि मैं अपनी वहाँ पर अपना राज चलाऊँगा। और जैसा मैंने आपको बोला कि ईरान में फास्टेस्ट ग्रोइंग इवेंजेलिकल पॉपुलेशन है, और मुझे ऐसा लगता है कि एंड टाइम में जो ईरान है, जो मॉडर्न डे ईरान है या पर्सिया या इलाम है, पूरे तौर पर अगर हम उस एरिया को लें, तो एंड टाइम में ये बचाया जाएगा इन्हीं इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस के कारण। और वर्स 39 में कहता है, परंतु यहोवा की यह भी वाणी है कि अंत के दिनों में मैं इलाम को बंधुआई से लौटा ले आऊँगा। और जब ये रिजीम पूरी चेंज हो जाएगी, मेरा ऐसा ही मानना है, दिस इज़ माई स्पेकुलेशन, आई मे बी रॉन्ग, बट दिस इज़ माई स्पेकुलेशन दैट कि अंत में जब ये रिजीम पूरी चेंज हो जाएगी, यहाँ पर परमेश्वर अपना राज स्थापित कर लेगा, लोग परमेश्वर को जानने लगेंगे, तब ये जो लोग बंधुआई में चले गए थे, जो डिस्पर्शन ऑफ पॉपुलेशन हुआ था, ये लोग वापस आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें यहाँ पर होंगी जो अभी तक नहीं हुई। अब मैं आपको कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन समझाता हूँ। देखिए, ये जो बुशेयर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना हुआ है जिस जगह पर, वहाँ पर 6 या 7, 5 या 6 जो भी अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हैं, और उन्होंने एक अपनी एसोसिएशन बनाई थी जिसको बोलते हैं गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल। दोस्तों यहाँ पर 6 अरब नेशंस जो हैं वो एक साथ उन्होंने अपनी गठजोड़ करके काउंसिल बनाई, और इस काउंसिल में सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, ओमान है, सारी ये सब कंट्रीज़ हैं। इन लोगों ने अपना एक काउंसिल बनाई, और इनका एक जो बनने का वो रीज़न था कि 1979 में जब ईरान में जो इस्लामिक रजीम वहाँ पर आई, तो ये लोग काफ़ी डर गए, क्योंकि इन्हें पता था कि जो इस्लामिक रजीम है, शियाइट इस्लाम है, उनका एजेंडा क्या है, वो पॉलिटिकल नहीं है, प्रोग्रेसिव नहीं है, उनका एक ही एजेंडा है, और एजेंडा ये है कि किसी न किसी तरीके से क्योस फैलाया जाए। और ये जो सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, दे वांट पीस, दे हैव अ प्रोग्रेसिव माइंडसेट। ये वेस्ट से अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं, ये ट्रेड रूट्स में जो है वो व्यापार कर रहे हैं, ये संधियाँ कर रहे हैं, ट्रीटीज़ कर रहे हैं, ये ऑयल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और वेस्ट की कंट्रीज़ भी इनसे काफ़ी हद तक व्यापार कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें, क्योंकि इनके पास ऑयल है तो ये व्यापार कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हो रही हैं, और वो इन सब चीज़ों पे नहीं पढ़ना चाहते। अब जीसीसी की देखिए इम्पोर्टेंस क्या, मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो बहुत हद तक इन्हीं गल्फ कंट्रीज़ में डिपेंड करता है। अभी मैं आपको आप देखिए स्क्रीन पे आ रहा होगा, स्ट्रेट्स ऑफ हरमूज़। अब दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं हरमूज़ जलडमरू।
अब ये जो हरमूज जल डमरू है, यहाँ पर देखिए पर्शियन गल्फ से जब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक बहुत नैरो सा पैसेज आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और ये जो पैसेज है ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। अगर किलोमीटर्स में हम इसको नापें, सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। अब प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रेट्स ऑफ हरमूज पे ईरान अपना कब्जा जताता है। अब इसका जीसीसी पे क्या असर पड़ सकता है? जीसीसी एक तो डरे हुए बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अगर अटैक हो गया तो न्यूक्लियर जितना भी सब्सटेंस है वो सारा पानी ख़राब कर देगा, और उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी पूरी इफेक्ट हो जाएंगी। न्यूक्लियर बॉम्ब का असर उनके भी देशों में होगा, तो वो डरे हुए। जीसीसी फियर्स ईरान, दिस इज़ वाई, कि इसीलिए ईरान को सपोर्ट नहीं करता। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जो ये जो स्ट्रेट्स ऑफ हरमूज है, जिसको हरमूज जल डमरू कहते हैं, ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन दुनिया का अच्छा खासा 80% के आसपास या 70% के आसपास जितना भी दुनिया में तेल जाता है वो इसी स्ट्रेट्स ऑफ हरमूज से जाता है। और अगर ये यहाँ पर कुछ अस्थिरता फैली तो पूरी दुनिया में एक तरह का पॉकेट लग जाएगा। अभी आपने देखा होगा जब लास्ट ईयर इजराइल से तो हो ही रही थी, जब अमेरिका ने फोर्डो जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट था वहाँ पर जब अमेरिका ने एयर स्ट्राइक शुरू करी और अपने जो है बॉम्ब्स गिराए वहाँ पर, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ईरान की तरफ से मिनिस्ट्री से एक धमकी आई थी कि हम स्ट्रेट ऑफ हरमूज जो है वो क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद से फिर हालांकि ट्रंप को आगे कुछ करना चाहिए था, लेकिन ट्रंप ने जो है वो काम अधूरा छोड़ा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रंप की, तो वो उसने किया नहीं। तो उसके बाद से ये सारा मामला जो है वो ढलने लगा। और जो स्ट्रेट्स ऑफ हरमूज है, ये जो पतली सी जगह है, मैं इसकी सिग्निफिकेंस आपको भी समझाता हूँ कि ये जो स्ट्रेट्स ऑफ हरमूज है, क्यों ईरान इसको एज अ ब्लैकमेल की तरह यूज़ करता है। उसका रीज़न ये है कि अगर ये स्ट्रेट्स ऑफ हरमूज क्लोज हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से जितने भी जो ऑयल शिपिंग कंपनीज़ हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ ऑयल बेचते हैं दुनिया को, ये बंद हो जाएगा, सारा व्यापार ठप हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम तो डूबेंगे सनम तो तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये बात है। अब स्ट्रेट ऑफ हरमूज को थोड़ा समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हरमूज दोस्तों 33 किलोमीटर चौड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन इस 33 किलोमीटर जो चौड़ाई में सिर्फ 3 किलोमीटर आने के लिए शिप का और 3 किलोमीटर जाने के लिए रास्ता है। एक शिपिंग लेन बनी हुई है, जैसे आप समझ सकते हो एक सड़क है, एक साइड जाने का, एक साइड आने का। तो वहाँ से एक लेन से शिप जाते हैं और दूसरी लेन से शिप आते हैं। बहुत पतली सी नैरो है, और ऐसा इसलिए है पूरा 33 किलोमीटर, इसलिए वो चौड़ाई इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहीं कहीं पे पानी बहुत कम होता है, कहीं कहीं पे चट्टानी है, कहीं कहीं पे झाड़ियाँ वगैरह जो भी सी बेड्स होते हैं वो सारी चीज़ें हैं। तो जो बड़े शिप्स जो कंटेनर जो को लेके जाते हैं उन्हें काफ़ी गहरा पानी चाहिए होता है। तो यहाँ पर अगर कोई अस्थिरता होती है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है वो दिक्कत बढ़ सकती है, यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। ना सिर्फ गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए, अगर गल्फ़ कंट्रीज़ को परेशानी होगी दोस्तों, तो फिर साथ ही साथ पूरी दुनिया को परेशानी होगी। और इसको एज अ बार्गेनिंग चिप या ब्लैकमेल चिप की तरह ईरान अक्सर यूज़ करता है। तो यहाँ पर जो है इसकी स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जीसीसी जो है उसका वेस्ट के साथ अलायंस बहुत अच्छा है, और अगर अमेरिका भी नहीं चाहता और ये जो सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह ये सब जो हैं ये भी नहीं चाहते हैं कि दोस्तों यहाँ पर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा दोस्तों तो उसके बाद से क्या होगा कि वहाँ पर एक स्थिरता आएगी। किसी भी 9 कंट्रीज़ जो हैं, किसी भी मुस्लिम कंट्रीज़ के पास पाकिस्तान को छोड़कर अभी तक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, और अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आएगा दोस्तों तो फिर इस एरिया में जो है वो हम देख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो जीसीसी कंट्रीज़ के लिए स्पेशली बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर एक अस्थिरता का माहौल आ सकता है। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों जब 1981 से 1988 में जब गल्फ़ वॉर हुआ था, यानी इराक़ और ईरान के बीच में जो वॉर हुआ था 8 सालों का, उसमें सऊदी अरेबिया ने इराक़ को बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि सऊदी अरेबिया डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान चाहता था। क्यों चाहता था, मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको समझाया। क्योंकि जो ईरान की जो थियोलॉजी है, दैट इज़ ईरान की जो आइडियोलॉजी है वो थियोलॉजिकल है, दैट इज़ रेडिकल। तो वो उसको ख़त्म करना चाहता था, और ईरान को इस बात का पूरी तरीके से अंदाज़ा है। इसीलिए आपने देखा होगा यमन एक कंट्री बना हुआ है, यमन में हूतीज़ को, जो अलवाइट्स जिनकी जो पहचान है,
उनको जो है वो सपोर्ट करता है कि वो सऊदी अरेबिया पर अटैक करें, सऊदी अरेबिया में वो जो है वो अस्थिरता लाने की कोशिश करें। और आगे में क्या होगा इससे रिलेटेड, यमन से रिलेटेड वीडियो और बनाऊंगा। एनीवे, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि ये जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं ये ईरान से बहुत डरते हैं। एक तो इसलिए डरते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि जो इसकी आइडियोलॉजी है ईरान की वो बहुत ख़तरनाक है, और अगर इसको रोका नहीं गया तो कहीं ना कहीं जो है वो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए देखिए, जब इसराइल ने अटैक किया लास्ट ईयर, और जब अमेरिका ने अटैक किया, किसी भी मुस्लिम कंट्री की तरफ से, जो सुन्नी मेजॉरिटी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनकी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा खंडन करने वाला बयान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है एक साइलेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन करके लोगों ने चुप्पी साध ली। कहीं ना कहीं वो खुश हो रहे थे कि भाई चलो, हमें ये हमारा ही काम कहीं ना कहीं किसी तरीके से हो रहा है। और शिया जो है से वो इसलिए भी डरते हैं कि शिया जो है एक्सपेंशन करना चाहता है अपना। देखिए, इराक़ में काफ़ी हद तक लोगों को पता नहीं कि जो सदर्न इराक़ है जहाँ पर ऑयल रिजर्व्स हैं, वहाँ पर शिया लोग बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में पहुँच गए। तो लोगों को लगता है सिर्फ 20% शिया, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हम सिर्फ कंट्रीज़ के बेसिस पे देखते हैं कि कहाँ शिया कंट्री है, कहाँ सुन्नी कंट्री है, लेकिन हम सुन्नी कंट्रीज़ में कितने शिया हैं इनको नहीं काउंट करते दोस्तों। तो इस वजह से हमें लगता है कि ये बहुत कम है। शिया जो आइडियोलॉजी है वो एक्सपेंशन चाहती है, इसीलिए लेबनान में वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करती है, उसके थ्रू इसराइल को नकेल डालने की कोशिश करती थी। सीरिया में उसने बशार बैठाई रखा था, और सीरिया की जो पॉपुलेशन थी मेजॉरिटी सुन्नी है, और ज़्यादा की रूप में बशार वो शिया था, तो उसके थ्रू एक्सपेंड करने की कोशिश करता, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। हालांकि दूसरी चीज़, वो यमन में हुतीज़ के थ्रू अपना एक्सपेंशन बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जाकर सऊदी पे भी अटैक कर सकते। तो सऊदी के बॉर्डर पे आ गए एकदम यमन वाले, यमन की जो हुतीज़ है, तो वहाँ पर भी उससे फाइट कर रहे। तो जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनकी नाक में बिल्कुल हो गया दम, और वो जो है इस चीज़ को बिल्कुल भी रोकना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो माइंडसेट है वो है प्रोग्रेसिव, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अब जीसीसी कंट्री जो हैं वो ईरान से ज़्यादा डरते हैं, और इसराइल जो है इतना ईरान से उससे बिल्कुल है नहीं खाता जितना कि जो जीसीसी कंट्री खाता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ईरान, क्योंकि जो इसराइल है वो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर है, हालांकि उसने डिस्क्लोज तो नहीं किया है, लेकिन ये छुपे तौर से इंटरनेशनल अरीना में ये खबर है कि जो इसराइल है उसके पास न्यूक्लियर पावर है दोस्तों। तो जीसीसी कंट्रीज़ को पता है कि अगर सिचुएशन आती भी है, ईरान और इसराइल की वॉर छिड़ती भी है, तो इसराइल तो जवाब दे सकता है, लेकिन जो भी जीसीसी की जो गल्फ़ कोऑपरेटिव काउंसिल के जो भी कंट्रीज़ हैं, कतर, बहराइन, ये वो, यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह, ये इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि ये डील कर सके ईरान से। अब आप देख लीजिए एक ऐसा कंट्री जिसके यहाँ हालात ये हो गए। अब तक तो लोग बहुत ईरान को प्रेस करते थे, आप खुद सोचिए वहाँ पर क्या हालात है, आपको खुद ही पता होगा कितना प्रोटेस्टर्स, कोई कह रहा है कि 10 मर गए, तो कह 17 मर गए, और गवर्नमेंट बहुत बुरी तरीके से इसको बुलाने की कोशिश कर रही है। और बहुत से लोगों ने तो प्रिडिक्ट कर दिया है कि ये कभी भी हो सकता है, ये देश छोड़कर जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये होने वाला हो। मैं सकता है शायद गलत भी हो जाए, बट मुझे जितना मेरा माइंडसेट है, जितना मैंने प्रॉपर्टी स्टडी करी, हो सकता है ये रीजन अभी ठहरे, क्योंकि परमेश्वर इतना गुस्सा यिर्मयाह 49 में दिखा रहा है इन लोगों के ऊपर। मुझे लगता है यही रीजन होगी जो आगे चलकर परमेश्वर के जज्बात को देखेगी। और पर्सियन जो गल्फ है, मैंने आपको बताया था कि जितना भी जो पानी है, क्योंकि गल्फ कंट्री में जो पानी है, तो ये जो बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये अगर डिस्ट्रॉय होता है तो बड़ी दिक्कत है। तो नोबडी इज़ एक्चुअली, कहने का मेरा मतलब है कि नोबडी इज़ एक्चुअली स्टॉपिंग इसराइल एट द मोमेंट। हालांकि इसराइल को पसंद कोई इतना नहीं करता है आइडियोलॉजिकली देखें आपको, लेकिन जो सबसे ज़्यादा, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि जो 1400 राइवलरी चल रही है शिया सुन्नी में, ये आप इन कंट्रीज़ में भी देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो शिया मेजॉरिटी कंट्री है जिसका नाम है ईरान, इसका सिर्फ एक ही फंडा है, ये जब इसराइल को देखता है तो बाकी सब चीज़ें भूल जाता है, बाकी अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को भूल जाता है, सुन्नी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाता है। सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रहती है कि हमें इसराइल को कंट्रोल करना है, हमें इसराइल को डिस्ट्रॉय करना है। तो और खैर हमने जो अरब इसराइली वॉर्स हुई 60-70 सालों में, हमने इस चीज़ को देखा।
बट अभी जो उनको लगता है, मेरे हिसाब से उन्हें ये चीज़ है कि भाई हमारे जो आगे बढ़ने की राह में ईरान जो है उसका जो एजेंडा है थियोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल एजेंडा है वो हमारी राह में काफ़ी रोड़ा बन सकता है। इसीलिए वो जो है कहीं ना कहीं छुपे तौर से जो है वो इस मुद्दे पर साइलेंस में मांगता है। अगर साइलेंस है इसका मतलब है आप समझ लीजिए कि स्वीकृति है। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या क्या चीज़ें हुई। और देखिए जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ईरान में, वो आज से नहीं हो रहे हैं, वो 1999 से हो रहे हैं, समझ लीजिए। और 1999 में जो है वो एक यूनिवर्सिटी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। फिर 2019 में प्रोटेस्ट हुआ और फिर 2022 में मासा अमीन एक लड़की थी जो हिजाब पहनने का विरोध कर रही थी, उसको वहाँ की पुलिस ने एक को मारा। तो ऐसा नहीं है कि लोग बहुत खुश हैं, लोग मैंने आपको बताया कई रीजंस हैं, पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, सोशल रीजंस भी हैं कि करेंसी गिरती जा रही है। व्यापारी ही वो लोग थे जिन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशन को वहाँ पर लेके आए और व्यापारी ही वो हैं जो सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं वहाँ पर। तो सोशल रीजंस भी हैं कि करेंसी गिर रही है, जो लेडीज़ हैं, जो और लोग हैं वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ, क्योंकि 1979 तक जो है ईरान वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ही जा रहा था, वहाँ पर वेस्टर्नाइजेशन ही था, क्योंकि शाह ऑफ ईरान खुद भी वेस्टर्नाइजेशन प्रो वेस्ट थे। तो उसके बाद से ये सब चेंज हो गया, रिस्ट्रिक्शंस करना शुरू हो गए। तो वहाँ के एक बड़ा तबका जो है दोस्तों वो ये चाहता है कि कहीं ना कहीं जो है वो हमें इस चीज़ से आज़ादी मिले, इसीलिए वो वेट कर रहा है कि ये चेंज यहाँ पर आए। और ऐसा नहीं कि आज हमको देखने को मिल रहा है, इट्स अ सीरीज़ ऑफ प्रोटेस्ट 1999 से। अब देखिए जब 1980 में या 1979 में जब रिजीम चेंज हुई ईरान में और शाह ऑफ ईरान को गल्फ नहीं आया, उसके बाद से 81 से 88 तक गल्फ वॉर भी हुआ। तो ये देखिए एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये जो ईरान है ये बेसिकली इट्स अ वेरी नेचुरली रिच कंट्री, ऑयल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा, रिस्ट्रिक्शंस हैं इसलिए वो ज़्यादा सिर्फ चाइना तेल खरीदता है, बाकी वो नहीं, तो वो ज़्यादा बेच नहीं पा रहा। लेकिन वो रिजीम चेंज हो गया और इसके यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्स हैं अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में ईरान भी तरक्की कर सकता है। लेकिन इस रिजीम की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। तो वहाँ के लोग जो हैं अब इन सब चीज़ों से वो त्रस्त हैं। तो अगर हम इसको चीज़ों को रैप अप करें तो पॉलिटिकल तो एक और सोशल जो कंडीशंस हैं, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो एक तो अलग चीज़ है, लेकिन बिब्लिकल पर्सपेक्टिव से अगर दोस्तों हम देखें तो बाइबल क्लियरली इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हमको एक बड़ा चेंज जो या डिस्ट्रक्शन या जो भी चीज़ें हैं, हमको आइडियोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन या जो भी चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं। और मैंने आपको तो वीडियोज़ में यही समझाने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम फिर कुछ नए टॉपिक पर बात करेंगे। मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि आपको जितने भी मेरे वीडियोज़ आने वाले उसकी नोटिफिकेशन मिलते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।